लेकिन हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़ाई जाती थी। लेकिन घर में एस्ट्रोनॉमी का बहुत चर्चा होता था। 5 बजे सुबह स्पुतनिक लखनऊ के ऊपर दिखाई देगा। मुझे शौक हुआ कि मैं भी ऑक्सफोर्ड जाऊं। नासा के मिशन, हर मिशन में कठिनाइयां होती हैं। नौजवानों को और बच्चों को शायद ये मालूम भी नहीं कि हबल के मिरर में एक डिफेक्ट है, वो परफेक्ट नहीं है। फैसला करना था कि 3 एजेंसी, नासा, ईसा और कनेडियन स्पेस एजेंसी कौन से साइंस इंस्ट्रूमेंट्स बनाएंगे। मैंने भारत वर्ष में बहुत कुछ सीखा जो कि जीवन में काम आया। I am Dr. Hashima Hassan. I work at NASA and this is my story. नमस्ते एंड हेलो सभी को। मैं क्षितिज हूँ और मैं यहाँ पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में हूँ, जहाँ से नील आर्मस्ट्रांग कभी गए थे चांद की ओर और यहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की है। तो आई एम लकी टू बी हियर एंड यहीं के एरोस्पेस डिपार्टमेंट से, इसको नील आर्मस्ट्रांग हॉल ऑफ इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, वहाँ से मैं इस समय पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च एसोसिएट हूँ और कई चीज़ों पे पढ़ाई कर रहा हूँ अभी भी। और मेरे साथ जो अभी आपने देखा होगा कुछ पल पहले कि जो प्रोग्राम के को होस्ट हैं वो बिंगहैम्पटन यूनिवर्सिटी से हैं और उन्होंने अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की हुई है। तो ये एक शानदार इंजीनियर है और एंटरप्रेन्योर है, गौतम रंजन जी। तो उनका भी स्वागत है इस मंच पर। और इसी के साथ मुझे पता चला है आज ही सुबह की ग्रो ट्री एकेडमी से पंकज सिंह भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका भी स्वागत है। वो भी काफ़ी अव्वल काम कर रहे हैं। और अमृता दास मैम, जैसे आप सुन ही रहे थे, वो भी यहाँ पर हमारी इस अतिथि गण में शामिल है और उनके साथ हैं ढेर सारे उनके जो छात्र हैं, उत्सुक छात्र, वो भी हैं इस समय हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए एंड आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि हाशिमा मैम जो हमारी मेन गेस्ट हैं तो वो काफ़ी सारी बातें करने वाली हैं आज। जैसा आपने नाम देखा और पीछे आप मेरे देख सकते हैं, इनको बच्चा बच्चा जानता है, पूरा देश जानता है। और आज भी 2015 वो हमें छोड़ के चले गए थे, लेकिन आज भी मुल्क उन्हें याद करता है। डॉक्टर कलाम के नाम पर ही हमने ये इवेंट रखा है, इग्नाइटेड माइंड्स। तो आज इग्नाइटेड माइंड्स प्रोग्राम, हमारे साथ एक ऐसी साइंटिस्ट जुड़ी हैं इस प्रोग्राम में जिन्होंने लखनऊ से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक फिजिक्स में डॉक्टरेट हासिल की और वहाँ से लेकर वॉशिंगटन डीसी के नासा हेडक्वार्टर्स तक इन्होंने इस समय न्यू स्टार, द केक ऑब्जर्वेटरी और एस्ट्रोफिजिक्स आर्काइव्स की नासा प्रोग्राम साइंटिस्ट है ये इस समय, और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की डेप्यूटी प्रोग्राम साइंटिस्ट भी हैं। तो स्वागत करते हैं मंच पर हमारी जो चीफ गेस्ट हैं आज की, डॉक्टर हाशिमा हसन। स्वागत है आपका मैम। नमस्कार एंड इट्स अ प्लेजर एंड एन ऑनर फॉर मी टू बी हियर। कि मेरा बहुत ही सम्मान की बात है कि मैं आज इन बच्चों से और इस ऑडियंस से मुझे मौका मिला। थैंक यू क्षितिज एंड गौतम फॉर दैट। थैंक यू मैम। सो हम सवालों की लिस्ट लगाते हैं आपके सामने। सबसे पहले हम आपके जीवन के बारे में और जानना चाहेंगे। तो गौतम प्लीज आप सवाल पूछिए और मैं बैक सीट पे जाता हूँ। थैंक यू क्षितिज एंड good morning and good evening everyone wherever you are joining from. So ma'am, my first question to you is when did you decided to become an astronaut and how did you came to this conclusion कि मेरे को यही बनना है? ऐसे बचपन में कैसे how did you get inspired? मैं बचपने से जब रात में बाहर पले बढ़े हैं, उस जमाने में हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिसिटी बहुत जगहों में नहीं थी और लखनऊ में भी बहुत कम थी और पोल्यूशन बिल्कुल नहीं था, तो आसमान बिल्कुल साफ दिखाई देता था। गर्मियों में हम लोग बाहर आंगन में सोते थे। जब हम छोटे थे और हमारी माँ चंदा मामा दूध के कह के सुलाती थी, हम चांद को देखते थे, सितारों को देखते थे, सोचते थे ये कौन चीज़ है, कैसे आए, और इसकी बहुत ही क्यूरियोसिटी होती थी। फिर जब स्कूल जाने लगे, साइंस और मैथ में हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था
लेकिन हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़ाई जाती थी। लेकिन घर में एस्ट्रोनॉमी का बहुत चर्चा होता था और रात के समय हमारी माता जी और हमारे भाई सितारे दिखाते थे, कॉन्स्टलेशंस दिखाते थे, जो कुछ उन्हें मालूम था वो बताते थे प्लैनेट्स के बारे में। 14-15 साल के हुए तब हमारे पिताजी हम प्लानिटेरियम ले गए। वहाँ देख के बिल्कुल हम चौकन्ना हो गए। वहाँ हमने और भी सीखा कि ये सितारों में आसमान में क्या होता है। तब से हमारा बहुत इसमें इंटरेस्ट था। और फिर साथ साथ हमारे बचपने में स्पेस रेस भी शुरू हो गई थी। हम शायद 6-7 साल के थे जब स्पुतनिक का लॉन्च हुआ है और लखनऊ के अखबारों में निकला कि सुबह के वक्त 5 बजे सुबह स्पुतनिक लखनऊ के ऊपर दिखाई देगा। तो हमारी नानी ने सबको घराने में सबको कहा कि 5 बजे सबको उठ के देखना है। तो बाहर आंगन में हम लोग सब जमा हुए। हमारे 3 साल की बहन थी, उस तक को उठा दिया गया था। और वहाँ हमें याद है कि कैसे हमने वो स्पुतनिक देखा, सितारों के बीच में वो घूम के जो गया। यूरी गागारिन सबसे पहले एस्ट्रोनॉट, सोवियत एस्ट्रोनॉट लखनऊ आए और उनके लिए मोती महल के गार्डन में रिसेप्शन हुआ। वहाँ भी हम लोग को हमारे माता जी ले गई बच्चों को उनसे मिलाने। तो तब से हमें एस्ट्रोनॉमी और स्पेस में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, बहुत शौक था। मगर लगता नहीं था कि कभी ये सपना हमारा हुआ। एक तो हम लड़की थे, लड़कियों को वैसे भी उस ज़माने में कम मौके मिलते थे। लेकिन पैशन था मेरा और जी बहुत चाहता था कि कैसे हम और सीखें एस्ट्रोनॉमी के बारे में, सितारों के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, स्पेस के बारे में। ये भी हम लोग को आपसे पता चला कि आपने हबल टेलीस्कोप पे भी काम किया है। बट सपने तो सबके पास होते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, बट आपने उसको कैसे हासिल किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी रियली वांट टू नो। बिकॉज अपने साथ अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि बहुत कुछ बनना चाहते हैं अपने लाइफ में, मे बी एस्ट्रोनॉट, मे बी साइंटिस्ट। सो वो कैसे आपने अचीव किया, अगर आप उस पर कुछ बताएं हमें तो। हाँ, तो एस्ट्रोनॉमर बनने का सफर काफी लंबा था। पे फैसला लेना पड़ता है कि अब किस तरफ जाएं। उस समय भारत में बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जहाँ एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाती थी, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती थी। जब मुझे बीएससी करना हुआ, मैंने बहुत सोचा कि एस्ट्रोनॉमी ज्वाइन करूं, लेकिन लड़की होने के कारण मुझे इजाज़त नहीं थी कि रात में जाके ऑब्जर्वेशंस करें, इसलिए एस्ट्रोनॉमी मैं नहीं कर सकती थी। मैंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ज्वाइन किया। उस ज़माने में 3 सब्जेक्ट लेने पड़ते थे। इससे हमें मालूम था कि हमारी साइंस की जड़ मजबूत होगी। मैंने बीएससी करके फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में एमएससी करने का शौक़ हुआ, तो मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी गई और वहाँ से एमएससी किया। और वहीं एमएससी के बाद पहले ख्याल हुआ कि आईएएस ज्वाइन कर लें, मगर फिर मेरे प्रोफेसर ने कहा नहीं, तुम्हें रिसर्च करना है। तो फिर मैंने अलीगढ़ में रिसर्च ज्वाइन कर ली। और 2 साल के बाद एक दिन बस ख्याल आया, बचपने से ये भी हमेशा से शौक़ था कि ऑक्सफोर्ड जाऊं, क्योंकि मेरे मामू वहाँ गए थे और उनके भी अंकल्स और कज़न्स ऑक्सफोर्ड गए थे। तो मुझे शौक़ हुआ कि मैं भी ऑक्सफोर्ड जाऊं। तो बस हिम्मत करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन भेज दी। जब वहाँ से हमारे पास एडमिशन का आ गया, तब सोचा अब क्या करेंगे। अब हमारे पास पैसे तो है नहीं। अब तक तो हमने किसी को अपनी फैमिली में बताया भी नहीं था कि हमने ऑक्सफोर्ड में अप्लाई किया। तो फिर अपने प्रोफेसर के पास गए तो उन्होंने कहा कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो। तो फिर मैंने अप्लाई किया और मुझे स्कॉलरशिप मिल गई और मैं ऑक्सफोर्ड गई। तो वहाँ से फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी करके भारतवर्ष वापस आई, टाटा इंस्टीट्यूट में काम किया और फिर उसके बाद पूना यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप की। फिर उसके बाद शादी हो गई, फिर यूएसए आई। तो कहानी लंबी है। आप ये सोचेंगे कि न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी करने के बाद एस्ट्रोनॉमी में कैसे पहुंच गए। ये सोचिए, मैंने 1976 में पीएचडी की थी और मेरा एस्ट्रोनॉमी का सपना 1985 में पूरा हुआ, जब मैं बाल्टीमोर पहुंची।
ऑक्सफोर्ड और बाल्टीमोर के बीच में कई घाट के पानी पिए। ऑक्सफोर्ड से, जैसे मैंने बताया, टाटा इंस्टीट्यूट, फिर पूना यूनिवर्सिटी, फिर यूएसए में आके ड्यूक यूनिवर्सिटी, फिर वापस भारतवर्ष गए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसके बाद फिर बाल्टीमोर आए। अब बाल्टीमोर जब आए उस वक्त मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। बाल्टीमोर में मेरे हस्बैंड डॉक्टर आफ्ताब अंसारी उसमें जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट थे। तो मैंने नौकरी ढूंढना शुरू की बाल्टीमोर में। तो मालूम हुआ कि यहाँ एक नया नासा का इंस्टीट्यूट खुला है, स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट, जो कि हबल स्पेस टेलीस्कोप, जो कि 1986 में लॉन्च होने का इरादा था, उसकी साइंस के लिए है। और वहाँ पे वो लोग ढूंढ रहे हैं कोई साइंटिस्ट को जो कि हबल के ऑप्टिक्स के लिए सिमुलेशन सॉफ्टवेयर लिखे। तो मैं वहाँ इंटरव्यू के लिए चली गई। मैंने अपने दिल में सोचा कि मुझे फिज़िक्स आती है, मुझे मैथमेटिक्स आती है, तो मैं सॉफ्टवेयर लिख सकती हूँ, मुझे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आती है। तो मैं इंटरव्यू के लिए गई, उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। तो मैंने फिर वहाँ पे टेलीस्कोप और उसके साइंस इंस्ट्रूमेंट्स का सॉफ्टवेयर लिखना शुरू किया। और साथ साथ मैंने फिर उनसे ये भी, मैं रिसर्च साइंटिस्ट हूँ, मुझे एस्ट्रोनॉमी में रिसर्च करने के लिए आप टाइम दीजिए। तो वो राज़ी हो गए। उन्होंने कहा अच्छा, आप अपना 20% टाइम रिसर्च में लगा सकती हैं। गैलेक्सीज के बीच में अगर ब्लैक होल हो, तो मैंने सोचा कि ये एक तरह की गैलेक्सी होती, बार गैलेक्सी, जो बीच में, जैसे हमारा मिल्की वे है, सारे सितारे एक बार में होते हैं। तो अगर इसके बीच में ब्लैक होल हो हमारी गैलेक्सी के, तो इन सितारों का मोशन पे क्या असर पड़ेगा उस ब्लैक होल का। तो उस पे मैंने रिसर्च करना शुरू किया और वो काफ़ी आगे बढ़ रही थी। तो इस तरह मैंने एस्ट्रोनॉमी का सपना, रिसर्च का सपना पूरा हो गया। हालांकि मैंने कभी ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप से रिसर्च नहीं की, लेकिन हबल टेलीस्कोप के डेटा को मैंने एनालाइज किया, ज़्यादातर ऑप्टिक्स के लिए, और मेरा एस्ट्रोनॉमी का सपना पूरा हो गया। लगन के साथ काम करने से मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये मौका मिल गया। मैम, आपने बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में देखे हैं और मेरे को पता चला आपके अंकल भी वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। सो आपने फैमिली में भी काफी लोगों को देखा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा लाइफ में, बड़े बड़े चैलेंजेस को कैसे झेलते हैं। आपके लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज या लेट्स से एस्ट्रोनॉमी में ऐसा कोई चैलेंजिंग प्रोफेशनल प्रोजेक्ट कुछ मिला जिसके बारे में अगर आप बताएं, और आपने कैसे उसको टैकल किया पर्सनल लेवल पे? तो एक माँ के लिए सबसे कठिन और सबसे बड़ा मिशन होता है बच्चों को पालना, क्योंकि यहाँ बच्चियां भी सुन रही हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि अपना सपना मत छोड़ो। बच्चे पालना सबसे महत्व काम है। उसके सामने अपना करियर के लिए कुछ त्याग देने पड़ेंगे, लेकिन अपना करियर पूरा छोड़ना नहीं, लगी रहना। और लड़कों से भी ये कहते हैं कि अपनी पत्नी का साथ दो और बच्चों को पाल के लिए बराबर हिस्सा लो। अगर मेरे पति ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं अपना करियर में सक्सेस में नहीं पा सकती। मैं एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि बच्चों को पालना सबसे महत्व काम है। अब रहे नासा के मिशन। हर मिशन में कठिनाइयाँ होती हैं, मेरे सामने भी कई आई। अब सिर्फ 2 का इस वक्त मैं जिक्र करती हूँ। जब हबल लॉन्च हुआ और उसकी तस्वीरें आई तो हम लोग दंग रह गए। नौजवानों को और बच्चों को शायद ये मालूम भी नहीं कि हबल के मिरर में एक डिफेक्ट है, वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि अब हबल 30 साल का हो गया है और जो 30 साल के बाद बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें कईयों को ये जानकारी नहीं है। तो जब हबल की पिक्चर आई उस वक्त इतनी धुंधली थी, हम लोगों की समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। और क्योंकि मुझे जिम्मेदारी दी गई थी इंस्टीट्यूट में कि तुम इसका ऑप्टिक्स का सॉफ्टवेयर लिखो, मैंने अपने कॉलीग्स के साथ, अब ये सब एक आदमी का काम तो नहीं होता, सब मिल के करते हैं, मुझे जिम्मेदारी दी गई कि तुम इसे एनालाइज करो और बताओ और मालूम करो कि हबल में क्या प्रॉब्लम है। तो उस सॉफ्टवेयर से फिर हमने एनालिसिस किया और उससे ये मालूम हुआ कि
हबल का जो मिरर है, वो प्राइमरी मिरर आईना, उसकी किनारे पे शीशा जो है जरा ज्यादा शेव ऑफ हो गया, बिल्कुल एक बाल के बराबर, लेकिन उसकी वजह से इसकी इमेजेस हैं, तस्वीरें हैं, ये सब धुंधली हो गई हैं। तो फिर नासा ने कहा कि अब इसके लिए इसे फिक्स करने के लिए कोई तरीका होना चाहिए। तो जब तक जितनी दिन सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स में हम लोग भी शामिल थे, जब तक हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि ये कैसे होगा और एक सर्विसिंग मिशन 3 साल बाद जाएगा, उसमें हो पाएगा, उतने दिन हमें हबल को सबसे अच्छा फोकस जो है उसमें रखना है। तो मेरी जिम्मेदारी थी तकरीबन रोज़ नई इमेज जो आती थी हबल से, मैंने एक प्रपोजल किया था कि फ़लाँ कैमरे से फ़लाँ इमेज हमें रोज़ चाहिए, तो हमारे लिए वो रोज़ इमेज लेके भेजते थे कि आज हबल में कैसी इमेज है। तो उसका मैं एनालिसिस रोज़ करती थी और उससे मालूम होता था कि आज हबल कैसे देख रहा है। तो स्पेस में जाके एक और चीज़ हम लोगों को ये मालूम हुई कि हबल का जो प्राइमरी मिरर है और सेकेंडरी मिरर है, दोनों एक लंबी सी, एक समझिए एक लकड़ी ऐसी उस पर माउंटेड थे, मगर जो मटेरियल उससे बना था कार्बन इपॉक्सी से कहते हैं, और स्पेस में जाके उसमें मॉइस्चर जो होता है वो इवेपोरेट होता है और वो श्रिंक हो जाती है। क्योंकि हबल में ये ऑप्टिकल एरर था, ज़रा सी भी जब श्रिंक होती उसका फोकस ख़राब हो जाता है। तो जब मैं देखती थी कि फोकस ज़रा ज़्यादा ख़राब हो गया है, तब मैं गॉडर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर जहाँ से ऑपरेशन होता है उन्हें बताती थी कि अब इसे सेकेंडरी मिरर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ जिसमें वो फिर बराबर हो जाए। तो ये मेरी ड्यूटी थी, क्योंकि बग़ैर इसके फिर साइंटिस्ट उससे साइंस कर नहीं सकते थे। और जब सर्विसिंग मिशन हुआ और उसके लिए जो एक नया इंस्ट्रूमेंट भेजा गया जिससे ये प्रॉब्लम इसका ठीक किया गया हबल का, वो इंस्ट्रूमेंट ये था कि उसमें एक छोटे छोटे आईने लगा के साइंस इंस्ट्रूमेंट्स के आगे समझो चश्मे की तरह लगा दिए गए थे, उससे फिर वो ठीक हो गया था। तो वो इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद उसे खोलने के पहले आईने को सबसे अच्छे फोकस में करना था। तो ये मेरी जिम्मेदारी थी। ये मेरे लिए सबसे बड़ा कठिन काम था। एक काम और कठिन मैं नासा का बताती हूँ, वो वेब में जब फैसला करना था कि 3 एजेंसी नासा, ईसा और कनेडियन स्पेस एजेंसी कौन से साइंस इंस्ट्रूमेंट्स बनाएंगे, तो तीनों ने एक एक इंस्ट्रूमेंट डिसाइड हुआ। एक नियर इंफ्रारेड कैमरा नासा का था, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, और नियर इंफ्रारेड स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ कनेडियन स्पेस एजेंसी का था। तो मगर साइंटिस्ट ने कहा हमें एक चौथा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट। हमारे जो सीनियर मैनेजमेंट थे वो तैयार नहीं थे, क्योंकि उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होता। तो उसके लिए मेरी बॉस को और हमें काफ़ी मेहनत से उन्हें कन्विंस करना पड़ा कि ये इंस्ट्रूमेंट होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद फिर सवाल उठा कि कौन बनाएगा, नासा या यूरोपियन। तो फिर दोनों के बीच में काफ़ी हम लोगों को बातचीत करनी पड़ी और काफ़ी उनसे नेगोशिएशन करना पड़ा। फिर ये बहुत ही मुश्किल नेगोशिएशन, मगर इसमें फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि एक हिस्सा यूएस बनाएगा, एक हिस्सा यूरोपियंस बनाएंगे। फिर यूएस हिस्से का मेरे बॉस ने मुझसे कहा अब तुम ऑर्गेनाइज करो कि कौन सा नासा का सेंटर जो है इसे मैनेज करेगा। गॉडर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर जो कि मैरीलैंड में है, या एम्स रिसर्च सेंटर जो कि कैलिफोर्निया में है, या जेट प्रोपल्शन लैब वो भी कैलिफोर्निया में है। तो इन तीनों से मुझे प्रपोजल लेना पड़ा और फिर उससे मैं रिव्यू करा रही थी। रिव्यू का दिन था सितंबर 11, 2001। वो मेरी ज़िंदगी का बहुत ही कठिन दिन था। हम रिव्यू करा रहे थे जबकि न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वॉशिंगटन डीसी में पेंटागन और पेंसिल्वेनिया में अटैक हुआ। बहरहाल कर लिया हम लोगों ने वो रिव्यू और आगे बढ़े। तो बस ये 2 एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ।
Thank you so much, ma'am, for sharing all the detailed information that we were not aware of. और normal public को तो कभी पता भी नहीं चलता बहुत सारी चीजें. आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो यहाँ पर इतने ढेर सारे बच्चे आए हैं. आई थिंक वो यही पूछने वाले होंगे, अपने मन में यही सोच रहे होंगे कि आपने इतना आपका स्टेलर करियर रहा है और आपने मतलब हर जगह पे धूम मचाई है एक तरीके से. आप ऑक्सफोर्ड में भी रही हैं, आप नासा में भी रही हैं. तो आप भविष्य के जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो इस समय जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि कई ऐसे भाते बच्चे जो आपका ये इंटरव्यू अभी देख रहे हैं या फिर देखेंगे और आपकी तरह बनना चाहते हैं. हम उन बच्चों से कहेंगे तुम लोग मेहनत करो और अपना सपना पूरा करो. और ये हमने बताया कि हमारे टेलीस्कोप के डेटा जो हैं वो आर्काइव्स में सबके लिए हैं. तो तुम्हें अगर कोई प्रोफेसर मिल जाए जो तुम्हारी मदद कर सके तो तुम आज भी डेटा देख तो सकते ही हो एनालाइज करने के लिए. अगर तुम्हारी प्रोफेसर तुम्हें कोई मदद देने वाले मिल जाएं तो बहुत अच्छा. लेकिन अपने सपने ज़रूर पूरे करो, मेहनत करो, अपने ऊपर विश्वास रखो. इसकी ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है. अपनी हिम्मत मत हारो, अपनी विश्वास रखो, अपने माँ बाप और अपने टीचर से सबसे मदद लो और आगे बढ़ो. So Kshitij, if I may, there was one question which you had sent to me earlier. I don't know who had asked, and that was कि आपने भारतवर्ष में कुछ सीखा जो आपके काम आया. तो उसमें मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने भारतवर्ष में बहुत कुछ सीखा जो कि जीवन में काम आया. और कुछ एक दो बातें बताती हूँ कि जो मैं अपने स्कूल लखनऊ में थी, लोरेटो कॉन्वेंट में, वहाँ पे मैंने अपने ऊपर भरोसा करना सीखा, जिस वजह से नासा में फैसला करने की हिम्मत. लखनऊ यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हमें बेसिक साइंस की जो बुनियाद दी गई, जो जड़ दी गई, जो फाउंडेशन दिया गया, उसकी वजह से हम आगे बढ़ पाए और अपनी फील्ड स्विच कर पाए. न्यूक्लियर फिजिक्स से ऑप्टिक्स या एस्ट्रोनॉमी, वहाँ हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी में बेसिक ऑप्टिक्स पढ़ ली, फिजिक्स पढ़ ली थी. तो इस सब से, और हम बच्चों से ये कहना चाहते हैं कि तुम ये मत समझो कि हमने एक चीज़ पढ़ ली तो बस हम यही जानते हैं. पढ़ने का सबसे ज़्यादा मकसद होता है कि अपना दिमाग चलाने की ताकत मिल जाती है. टू थिंक एंड वर्क इंडिपेंडेंटली. ये मत सोचो कि हमने MSc कर लिया या PhD कर लिया तो हम सिर्फ फिजिक्स कर सकते हैं. नहीं, अब तुम्हारे दिमाग की ट्रेनिंग हो गई, या हम इंजीनियर बन गए. अब तुम्हारे दिमाग की ट्रेनिंग हो गई है कि तुम दुनिया के कोई भी प्रॉब्लम को हो, तुम अब तुम्हें क्रिटिकली सोचने की ट्रेनिंग मिल गई है. सो दिस इज समथिंग यू लर्न, चाहे तुम भारत में हो चाहे कहीं भी हो. और मगर सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल में हमने इंसानियत सीखी थी. तो तुम अपनी इंसानियत कभी ना भूलो बस, और अपने ऊपर भरोसा रखो और सितारों तक पहुंचो. थैंक यू सो मच मैम. आई एम प्रीटी श्योर कि जितने यहाँ पे ऑडियंस में हैं एंड पूरा हमारा कंट्री जो है इंडिया, वो बहुत प्राउड फील करता है कि आपने कहाँ लखनऊ से शुरुआत करके आपने जो इंडिया का झंडा है वो बहुत जगह पे गाड़ आई हैं. तो वी ऑल फील वेरी प्राउड एंड वेरी प्रिविलेज्ड कि आपने अपना कीमती समय निकाल के हम सभी के लिए टाइम दिया. सो मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. एंड जितने भी लोग आए यहाँ पर, इंक्लूडिंग जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, Amrita ma'am and all the students. Thank you so much everyone for your time. Thank you so much. It's been a delight talking to all of you, and I wish you all the best for the future. Thank you once again, and to brilliant coordination by Kshitij and your team. Thank you.